हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम है लेसन नंबर 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, क्लास 8 का ये लेसन 3 सोशल का हिस्ट्री है। ठीक है, तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे आप लोग राइट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग राइट कर चुके हैं वर्ड में। अब मैं इसे क्लीन करता हूँ, फिर हम लोग विश्लेषण पे आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने वर्ड मीनिंग राइट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं हम लोग अपना विश्लेषण पे। ठीक है, विश्लेषण बच्चों हम लोग पॉइंट वाइज बात करेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सबके बारे में बातें करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग है बच्चों द पुर्तगीज। ठीक है, द पुर्तगाली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लगाएं द पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो बच्चों द पुर्तगीज, पुर्तगाली भारत पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारियों का पहला समूह था। जो सबसे पहला समूह जो कि भारत पहुंचा था बच्चों, वो कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, अल्फांसो पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। जो अल्फांसो जो था बच्चों, वो पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, उसने 1510 यानी 1510 में ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। जो अल्फांसो जो था बच्चों, वो 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसने गोवा भारत में उनकी वाणिज्य और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। जो गोवा जो था बच्चों, वो भारत में जो गोवा है बच्चों, वो उनके लिए वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियली, ठीक है, कॉमर्स के लिए, ठीक है, मतलब व्यापार के लिए और ट्रेड के लिए और राजनीति के लिए मतलब पॉलिटिक्स के लिए क्या बन गया? एक शक्ति का केंद्र बन गया था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने समृद्धि व्यापार में हिस्सेदारी के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच एक दौड़ शुरू कर दी। मतलब बच्चों पुर्तगाली लोग की बहुत सारी विकास हो रही थी बच्चों भारत में, जिसके कारण यूरोप के अलग अलग जो लोग थे उनको यहाँ पे आने के लिए दौर मच गया। मतलब वो लोग को भी लगने लगा कि हम लोग अब भारत जा सकते हैं, वहाँ कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाली लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ही समय में पुर्तगालियों को कई भयंकर युद्धों के बाद अपने प्रतिद्वंदियों को भारत व्यापार का एकाधिकार सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही समय में बच्चों जो पुर्तगाली थे उनको कई भयंकर युद्धों के साथ सामना करना पड़ा था और एकाधिकार सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ गया। किसको बच्चों? पुर्तगाली को। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 द डच। तो हेडिंग है बच्चों द डच। ठीक है,
जो डच थे बच्चों वो पहले थे जिन्होंने पुर्तगालियों के एकाधिकार को चुनौती दी। मतलब डच लोग ही जो थे बच्चों वो सबसे पहले पुर्तगालियों को लड़ने के लिए चुनौती दी थी। ठीक है, 1602 मतलब 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। मतलब 1602 में बच्चों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद जिसे व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। मतलब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बच्चों उसको एक अधिकार करने का अधिकार दिया गया, सौंपा गया। ठीक है, डच मुख्य रूप से इंडोनेशिया स्पाइस द्वीप में रुचि रखते थे। मतलब जो डच थे बच्चों वो इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप था, एक द्वीप था बच्चों जहां स्पाइस उगाई जाती थी। ठीक है, उस द्वीप में रुचि रखते थे कौन बच्चों? डच लोग। ठीक है, दूसरा हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में EEIC कहा जाता है। ठीक है, EEIC कहा जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों 1600 में मतलब 1600 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा शुरू की गई क्वीन एलिजाबेथ, जिसने कंपनी को खाने के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। मतलब बच्चों जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी बच्चों उन्होंने क्या किया कि कंपनी को खाने के साथ साथ व्यापार करने का भी एक अधिकार दे दिया था। ठीक है, इसका मतलब था कि मतलब अब बच्चों उस कंपनी को एलिजाबेथ ने खाने पीने का भी एक अधिकार दे दिया और व्यापार करने का भी एक अधिकार दे दिया बच्चों। इसका मतलब ये जो कंपनी थी वो सबसे बड़ी कंपनी अब बन चुकी थी क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने इसको एक अधिकार दिया था। ठीक है, इस कंपनी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मतलब ये जो कंपनी थी बच्चों इस कंपनी का मुकाबला अब कोई भी कंपनी नहीं कर सकता था क्योंकि इस कंपनी को एक अधिकार किसने दिया था बच्चों? क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, कंपनी ने बंदरगाह पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। मतलब जो कंपनी थी बच्चों वो बंदरगाह पर, ठीक है, बंदरगाह वो होता है बच्चों जहाँ पे जहाज जो होते हैं उन्हें रोका जाता है। ठीक है, जहाज से लंगर गिरती है और वहाँ पे लंगर फंस जाती है और वहीं पे जहाज को रोका जाता है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन को रोकने के लिए कहाँ पे जगह होता है? हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। ठीक है, उसी तरह से बंदरगाह वो होता है जहाँ पे जहाज को रोका जाता है। ठीक है, शिप जो पानी में चलती है। ठीक है ना, कंपनी ने बंदरगाह पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। जो कंपनी थी बच्चों वो बंदरगाह पे अपनी व्यापारिक गतिविधियां को शुरू की। मतलब बंदरगाह से ही व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, भारतीय शासकों ने नए लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उत्साह से समायोजित किया। मतलब जो भारतीय शासक जो थे बच्चों उन्होंने नए नए लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साह किया। ठीक है, दूसरा बच्चों हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, द फ्रेंच। फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी के ऊपर बच्चों लोग बात करते हैं। लुई 16वें। ठीक है बच्चों, लुई 16वें नहीं 14वें। ठीक है, लुई 14वें मतलब जो लुईस थे बच्चों वो 14 नंबर पे, मतलब बहुत सारे लुई पहले होंगे 13 लुई, उसके बाद 14th लुई आए होंगे, इसलिए लुईस 14वें कहा जाता था। लुई 14वें के शासनकाल के दौरान फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था। मतलब बच्चों जब लुई 14वें का जब शासनकाल चल रहा था उस वक्त बच्चों एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। और ये कब हुआ बच्चों? 1664 यानी 1664 में, 1664
1854 में, ठीक है। इसने सूरत और मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए। मतलब इसका कारखाना जो था बच्चों वो कहाँ हुआ, इस कंपनी ने सूरत में और मछलीपट्टनम में कारखाने मतलब कारखाने फैक्ट्री को उत्पन्न किया, मतलब वहां पे कारखाने बनाए, ठीक है, स्थापित किए। उसके बाद बच्चों हम लगाते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, द कार्नेटिक वार। द कार्नेटिक वार, ठीक है, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध के बच्चों हम लोग बातें करते हैं। क्या था ये कर्नाटक युद्ध? बच्चों नवाब के शासनकाल में कर्नाटक एक नवाब द्वारा शासित राज्य था। मतलब जब नवाब लोग शासन कर रहे थे बच्चों, तब उस वक्त जो कर्नाटक था वो भी एक नवाबों के द्वारा शासित राज्य था। मतलब यहाँ पर भी जो नवाब लोग थे वही शासन कर रहे थे, ठीक है। नवाब अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। जो नवाब थे बच्चों वो अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ठीक है। मराठाओं के अधीन मैसूर एक हिंदू साम्राज्य था। मतलब जो मैसूर था बच्चों वो मराठाओं के क्या था, क्षेत्र में था, उनके अधीन था, ठीक है। अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए मराठाओं ने कर्नाटक पर हमला किया और उसके नवाब दोस्त अली की हत्या कर दी। मतलब बच्चों क्या हुआ कि मराठाओं ने अपने जो क्षेत्र था उसका विस्तार करने के लिए कर्नाटक पे हमला कर दिया और उसके जो दोस्त थे, नवाब के जो दोस्त थे अली, उनकी हत्या कर दी, ठीक है। सफदर अली अरकोट में नवाब बन गए और तिरुचिरापल्ली में चंदा साहिब सफदर अली को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। मतलब बच्चों सफदर अली जो थे वो अरकोट में नवाब बन गए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चों तिरुचिरापल्ली में चंदा साहिब सफदर अली को चाकू मारकर घायल कर दिया गया और चंदा साहिब पर मराठाओं द्वारा हमला किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। मतलब तिरुचिरापल्ली में क्या हुआ बच्चों, जो चंदा साहिब थे उन्होंने क्या किया कि सफदर अली को चाकू मार करके हत्या कर दी और फिर सफदर अली जो थे बच्चों वो सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ पे राज्य करूँगा। कहाँ पे? जहाँ पे जो उनके जो दोस्त थे सफदर अली जो थे वो किनको चाकू मार के हत्या कर दी बच्चों? सफदर अली जो थे उनको चंदा साहिब ने चाकू मार करके हत्या कर दिया, ठीक है। नहीं समझ आया? देखिए जो सफदर अली थे वो अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए मराठाओं ने कर्नाटक पर हमला किया, ठीक है, और उसके नवाब दोस्त अली की हत्या कर दी। सफदर अली एयरपोर्ट में नवाब बन गए। जो सफदर अली जो थे बच्चों, सफदर अली जो थे वो लोग अरकोट में, ठीक है, अरकोट में नवाब बन गए और फिर चंदा साहिब ने बच्चों सफदर अली को चाकू मार दिया, ठीक है, और फिर चाकू मार के घायल कर दिया और चंदा साहिब पर बच्चों मराठाओं ने हमला कर दिया और उनको चंदा साहिब को कैद कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 से ऊपर, द फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। द फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ये कब से कब तक चला बच्चों? 1746 से 1748 तक। ये देखिए बच्चों, ये 1746 से 1748 तक ये लड़ाई जो थी वो चली, ठीक है। देखिए बच्चों, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का ऑस्ट्रियाई युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। मतलब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों ऑस्ट्रियाई युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के विपरीत पक्ष लिया। जो इंग्लैंड थे और फ्रांस थे उन्होंने विपरीत पक्ष लिया। मतलब फ्रांस इस तरफ से लड़ रहे हैं और इंग्लैंड दूसरे तरफ से, ठीक है। भारत में स्वाभाविक रूप से उनकी व्यापारिक कंपनियों के बीच युद्ध हुआ और भारत में बच्चों उनके कंपनियों के बीच स्वाभाविक रूप से युद्ध हुआ।
इस युद्ध को प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता था और इसी युद्ध को बच्चों प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता था। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7, सेकेंड कार्नेगी वार के ऊपर। सेकेंड कार्नेगी वार, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वार, दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसे हम बात करते हैं बच्चों 2048 से लेके 2054 तक चलाएंगे। 2048 से लेके 2054 तक चलने वाला ये सेकेंड कार्नेटिक वार, ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध। इसके ऊपर बच्चों हम लोग कुछ बातें करते हैं। क्या था ये सेकेंड कार्नेटिक वार, ठीक है। तो बच्चों ये जो सेकेंड कार्नेटिक वार था वो कब से कब तक चला था बच्चों, आप लोग को पता चल चुका है 1748 से 1754 तक। यह इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों द्वारा कंपनियों के बाद लड़ा गया एक अनौपचारिक युद्ध था, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब इनके बीच यूरोप में शांति थी, निजाम असद जाह की 2048 में मृत्यु हो गई। जो निजाम असद शाह जो थे बच्चों उनकी 2048 में मृत्यु हो गई बच्चों। हैदराबाद का सिंहासन इनके बेटा नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद बच्चों हैदराबाद का जो सिंहासन के लिए हैदराबाद के सिंहासन के लिए इनके बेटे ने और इनके पोते ने लड़ा था। और इनके बेटे और पोते का नाम क्या था बच्चों, इनके बेटे का नाम था नासिर जंग और पोते का नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, पॉइंट नंबर 8 जो क्या है द थर्ड कार्नेटिक वार, द थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध था बच्चों वो कब से कब तक चला, 1756 से लेके 1763 तक। 2056 से लेकर के 2053 तक चलने वाला ये लड़ाई का बच्चों उसका नाम क्या था, द थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है। तो थर्ड कार्नेटिक वार के ऊपर बच्चों हम लोग बातें करते हैं। क्या है थर्ड कार्नेटिक वार, तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था बच्चों वो फ्रांस और ब्रिटिशों के बीच क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ी गई थी। मतलब फ्रांस और ब्रिटिश के बीच बच्चों क्षेत्र को हथियाने के लिए लड़ी जाने वाली ये लड़ाई थी बच्चों द थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है। यह 18वीं सदी के संघर्ष की श्रृंखला में आखिरी लड़ाई थी। मतलब 18वीं सदी में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी बच्चों उनमें से सबसे आखिरी लड़ाई थी ये थर्ड कार्नेटिक वार, ठीक है। पहले दो कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से ईस्ट दक्षिण भारत पर लड़े गए थे। मतलब जो पहले जो दो लड़ाई लड़ी गई थी बच्चों द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्नेटिक वार वो ईस्ट मतलब दक्षिण भारत पर लड़े गए थे, ठीक है। लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध ने पूरब के बंगाल तक पहुंचने के लिए दक्षिण की सीमा पार कर ली थी। मतलब पूरब के बंगाल तक ये लड़ाई पहुंचने वाली थी बच्चों, इसलिए इन्होंने क्या किया कि दक्षिण की सीमा को लांघ दिया और आखिरकार फ्रांसीसी ने भारत में अपनी सारी संपत्ति खो दी। और लास्ट में क्या हुआ बच्चों कि फ्रांसीसी ने भारत में अपनी सारी एकाधिकार जो थी बच्चों वो खो दिया, अपनी सारी संपत्ति को खो दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों अपने पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, बंगाल, ठीक है। बंगाल के बच्चों ऊपर हम लोग बातें करते हैं। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1650 1650
ईस्ट इंडिया कंपनी 1650 में बंगाल में आई थी। ठीक है, जब मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को बंगाल में बसने की अनुमति दी, जब मुगल साम्राज्य ने इस कंपनी को बसने के लिए जगह अनुमति दी थी। ठीक है, कुछ वर्षों के भीतर कंपनी का व्यापार तेजी से विस्तार करने लगा। कुछ ही समय में बच्चों ये जो कंपनी था वो बहुत ही विस्तार करने लगा, इसका क्षेत्र फैलते चला गया। ठीक है, और ये बहुत विकास करने लगा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के आंतरिक व्यापार में उनकी घुसपैठ संघर्ष का कारण बन गया। मतलब 17वीं शताब्दी में बच्चों ये लोग जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मध्य में, बीच में, ठीक है, बंगाल के आंतरिक व्यापार में उनकी घुसपैठ, ठीक है, बंगाल के आंतरिक मतलब भीतरी व्यापार में उनकी घुसपैठ के कारण ये संघर्ष का कारण बन गया। इसी के कारण इन लोगों के बीच बच्चों लड़ाई हुई थी। ठीक है, उन्होंने मुगल शासक द्वारा निर्धारित व्यापार के नियमों की खुले तौर पर अनदेखी करने लगी। मतलब मुगल शासकों ने बच्चों इन कंपनी को खोलने की अनुमति दी बच्चों, और बाद में ये कंपनी मुगल शासक के बनाए नियम को पालन करना छोड़ दिया, अनदेखा करने लगा। ठीक है, दूसरा बच्चों प्रतिशोध में औरंगजेब ने 1686 में उन पर युद्ध की घोषणा की। ठीक है, और इसीलिए गुस्से में आकर के औरंगजेब ने क्या किया बच्चों, 1686 में, ठीक है, 1686 में क्या किया कि इन पर युद्ध की घोषणा कर दी और उन्हें पूरी तरह से भगा दिया। मतलब हराने के बाद बच्चों इन लोगों को यहाँ से मुगलों के साम्राज्य से हटा दिया गया। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 10 के ऊपर, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये कब से कब तक लड़ा? ये 1758 में हुई थी बच्चों, 1757 में हुई थी ये लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। आइए इस पे बच्चों हम लोग कुछ बातें करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर। रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने कंपनी में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव थे बच्चों, उन्होंने कंपनी में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर को शुरू किया था। चतुर आदमी थे, वो बहुत ही चतुर आदमी थे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में राजनीतिक संरचना की कमजोरी को स्वीकार करते हुए उन्होंने नवाब के दरबार के कुछ भ्रष्ट सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि साजिश रची। ठीक है, उनको मतलब उनके जो कुछ भ्रष्ट लोग थे बच्चों कंपनी के, उनको ये कह के फंसा दिया कि अंग्रेजों का ये लोग साथ दे रहे थे। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया गया, कैद किया गया और बाद में मार दिया गया। मतलब ये जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी बच्चों, इसमें सिराजुद्दौला को क्या किया गया कि पहले उन्हें हराया गया, फिर कैद कर लिया गया और बाद में उनको मार दिया गया। ठीक है, उसको आते हैं बच्चों लोग पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये कब लड़ा गया बच्चों? 1764 में। दिखा देना बच्चों, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, 1764 में। आइए इस पे बच्चों हम लोग कुछ बातें करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर। ठीक है, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर के 3 साल के शासन के दौरान कंपनी ने अधिकारियों ने नवाब से पैसे निकाले और खजाने से भारी रकम खर्च कर दी। ठीक है, देखिए बच्चों, मीर जाफर जो थे बच्चों, क्योंकि 3 साल के शासन के दौरान, मतलब 3 साल का शासन हो चुका था बच्चों, उसके बाद मतलब हो नहीं चुका था बच्चों, उसी के दौरान मतलब 3 साल का शासन चल रहा था,
उसी के दौरान क्या हुआ, कंपनी के अधिकारियों ने नवाब से पैसे निकाले। ठीक है, कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया बच्चों, नवाब से पैसे निकाले और खजाने से भारी रकम खत्म कर दी। ठीक है, धीमी कर दी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़ित धन के लिए कठोर दबाव और प्रांत में विद्रोह का सामना करना, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मीर जाफर ने कंपनी के खिलाफ मुड़ना शुरू कर दिया। मतलब जब अंग्रेज लोग इनको उत्पीड़न देने लगे मीर जाफर को, ठीक है, और पैसे के लिए इनको मजबूर किया जाने लगा कि पैसे हमें चाहिए, उनको तकलीफ दिया गया, तब फिर यह आश्चर्य की बात नहीं बच्चों कि जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों की तरफ झुकना शुरू कर दिए थे। ठीक है, जल्द ही वह अंग्रेजों के साथ सीधे संघर्ष में आ गए और कुछ समय बाद बच्चों को अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए सीधे खड़े हो गए कि वो उनके साथ मतलब अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिए। ठीक है, इसके कारण ब्रिटिश पटना पर हमला किया और मीर कासिम को हराने के बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल कर दिया। मतलब बच्चों इसके बाद ब्रिटिश पटना पर हमला कर दिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने पटना पे हमला कर दिया और मीर जाफर को नहीं मीर कासिम को हरा दिया और उसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल कर दिया। उसके बाद आते हैं बच्चों हम अपने पॉइंट नंबर 12 की ओर। ठीक है, जो भी है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की द्वि प्रणाली या फिर दोहरी प्रणाली। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की दोहरी प्रणाली। तो उसके बच्चों हम लोग अब बातें करते हैं सरकार की दोहरी प्रणाली क्या है। पॉइंट नंबर 12, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की द्वि प्रणाली। ठीक है, सरकार की द्वि प्रणाली। इसी ऊपर बच्चों हम लोग कुछ बातें करते हैं। क्या था ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? देखिए बच्चों 1764 की लड़ाई ने ब्रिटिश की स्थापना के लिए दृढ़ आधार तैयार किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार इलाहाबाद संधि के अनुसार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। जो रॉबर्ट क्लाइव थे बच्चों उनको दूसरी बार, ठीक है, क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया बंगाल का। उन्होंने 2 उप दीवान नियुक्त किए। जो ये थे बच्चों रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने 2 नियुक्त किया दीवान, उप दीवान को नियुक्त किया। और वो दोनों दीवान क्या थे बच्चों? वो दोनों जो थे वो जो मुख्य रूप से दीवान का काम करते थे, और वो दोनों जो उप दीवान थे बच्चों वो मुख्य रूप से दीवान का ही काम किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की। और इसी प्रकार बच्चों रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली को शुरू किया। बंगाल के लोगों को इस प्रणाली के तहत काफी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, 1720 में अकाल के दौरान भी न तो कंपनी और न ही नवाब ने लोगों को कोई राहत दी। जब क्या हुआ बच्चों, अकाल पड़ गया, उस वक्त भी न ही कंपनी ने और न ही नवाब के लोगों ने लोगों को राहत दिया। ठीक है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली 1772 में समाप्त हो गई। और बंगाल में बच्चों 1772 में जो दोहरी प्रणाली स्टार्ट की गई थी बच्चों वो समाप्त हो गई। ठीक है, यहीं पे बच्चों हम लोग का ये लेक्चर भी, ये जो लेसन है बच्चों वो भी
पूरा होता है बच्चों। बस इतना ही था आप लोग का ये लेसन, ठीक है। अब आप लोग अपना होमवर्क राइट कर ले बच्चों, आपको का होमवर्क है, होमवर्क राइट कर ले। राइट करें आप लोग होमवर्क बच्चों, आप लोग का होमवर्क है टिक द क्वेश्चन आंसर। आप लोग को क्वेश्चन आंसर को बच्चों टिक लगाना है, टिक द ऑब्जेक्टिव। आप लोग को बच्चों अपने बुक में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।